हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर ही अधिकार संरक्षित होते हैं। आप सुनते चले आ रहे हैं कि हमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। देख रहे हैं आप, हमारे अस्तित्व तक को मिटाने की बातें हुई। विश्वविद्यालयों में हमारे अस्तित्व को मिटाने के नारे लिखे गए। हमारे आराध्य देवी देवताओं को उस समय जगह जगह फेंकते, फाड़ते, तोड़ते, अपमानित करते देखा गया जिस समय हिंदुत्व के नाम पर सरकार बैठी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सो गए हैं। और जब कभी कोई भी वर्ग सो जाता है तो यदि वह कमजोर वर्ग है तो लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और यदि वह ताकतवर वर्ग है तो लोग उसके पीठ पर चढ़कर, कंधे पर चढ़कर, पैरों से कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। और यही हमारे समाज के साथ हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि अपनी आवाज उठाइए। जरूरत है कि आपके अधिकार कहां कहां रोके गए हैं उनको जानिए, पहचानिए और इस पर खुलकर बात करिए। दोस्तों, इस क्रम में हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप है, सवर्ण जन चेतना मंच का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लें जिससे कि कोई और सूचना तत्काल आपको भेजी जा सके। हां, बिल्कुल जागरूक हमको होना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम आजादी की लड़ाई के उद्देश्य को सामने आपके रखते हैं और फिर देखते हैं कि आज का जो सामान्य वर्ग है वह गुलाम कैसे, और उसमें भी सबसे ज्यादा गुलाम हिंदू समाज में जो सामान्य वर्ग आता है वह है, और उसमें हिंदुओं में भी जो जितनी ऊपर की तथाकथित ऊपर की जाति क्या है वो उतना ही ज्यादा गुलाम है। इसको आज मैं आजादी की लड़ाई के उद्देश्य के क्रम में आपके बीच रखूंगा। तो जरूरी है कि इतनी महत्वपूर्ण बात हम आपके बीच रखें। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग आज के लाइव में जुड़ जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में जुड़ें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, अपने लोगों में शेयर करिए, कहिए कि लोग जुड़ें। जल्दी से जल्दी जितना अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे उतनी दूर तक बात जाएगी, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक क्षेत्र के लोगों की बात नहीं है। यह बात पूरे भारत के उस सामान्य वर्ग की है जिसे प्रतिबंधित करके रखा गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस चर्चा में जुड़ें। एक बात जरा सोचिए दोस्तों कि यह डफली गैंग है, और डफली गैंग हर दिन ये जातिवादी जहरीले नारे लगाता है। इस गैंग के किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि तुमने जात छोड़ दी है तो कहेगा हां हमने छोड़ दी है। और जब अगली बात पूछेंगे कि तुमने जो ये छोड़ दी वो तुमने अपने अंदर मन से छोड़ दिया तो क्या बाह्य जगत में भी वो छूट गया? तब वो कहेगा नहीं। तो फिर तुम जब छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो छोड़े कैसे? इसका मतलब है कि तुम्हारा छोड़ना ढकोसला है। जो काम तुम कर ही नहीं सकते वह तुमने कर लिया, या कैसे तुमने मान लिया? अगर तुमको यह करना है और मनवाना है तो इसके लिए किसी जाति समाज की आलोचना करने की बजाय सरकार से लड़ो और मांग करो कि वह जाति आधारित व्यवस्था खत्म करे। लेकिन यह इनको नहीं करना है, क्योंकि इनको किसी खास जाति को लांछित करके राजनीति करनी है। और इस डफली गैंग में 80% भी प्रतिबंधित समाज के ही लोग हैं। यह प्रतिबंधित समाज यानी कि सामान्य वर्ग के लोग क्यों हर तरह के डफली गैंग में शामिल हो जाते हैं? क्योंकि इनको लगता है
कि यही एक रास्ता है आगे बढ़ जाने का। तो हमको आपको आज क्या प्रतिज्ञा लेनी है कि हम साबित करके दिखाएंगे कि यह रास्ता सफल होने का नहीं बल्कि असफल होने का रास्ता है, और सफलता का नया रास्ता हम तैयार करेंगे, चलकर सफल होकर स्थापित होकर दिखाएंगे। और हम यह भी दिखाएंगे कि उस रास्ते पर चलने से किसी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि तभी तो असली न्याय होगा, क्योंकि इनके मन में अन्याय है। इस डफली गैंग के किसी सदस्य से पूछिए तो वो कहेगा कि हाँ हमने जात छोड़ दी है। क्या हमारे मान लेने से हमारी जात खत्म हो जा रही है? हो जा रही है खत्म? नहीं खत्म होगी। इस देश में सबसे बड़ा उदाहरण है सविता अंबेडकर। कबीरपंथी थी, माता पिता ने ही जात छोड़ दी थी। फिर इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो स्वयं को अंत्यज मानते थे, डिप्रेस्ड क्लास का मानते थे, अछूत मानते थे, और इतने ज्यादा अछूतपन से पीड़ित थे कि इतने बड़े बड़े पदों पर रह जाने के बावजूद भी उनको लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। उस महिला ने साथ साथ धर्म परिवर्तन भी कर लिया। फिर भी उसी व्यक्ति के शिष्यों ने खोज निकाला कि वह तो ब्राह्मणी थी, और क्योंकि वह ब्राह्मणी थी और क्योंकि ब्राह्मणों पर हमला करना है, इसलिए कहीं भी उस महिला का चित्र, तस्वीर, नाम, मूर्ति उस व्यक्ति के बगल में नहीं लगाई जाती है। ये जातिवाद की विरोध करने के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं पर तनिक भी मुंह नहीं खोलते। एक तरह से बौद्धिक बेईमानी करते हैं। ये 3000 साल के शोषण की नकली कहानियां तो गढ़ते हैं, सुनाते हैं, लाते हैं, लेकिन जब इनसे पूछ दीजिए कि भाई 10 साल के लिए लोकसभा विधानसभा का आरक्षण था, हम सबने, हम भारत के लोगों ने सामूहिक सहमति से सन 1959 में, 69 में, 79 में, 89 में, 99 में, 2009 में, 2019 में इतनी बार संविधान में संशोधन करके उसे, जिसको 10 वर्ष होना था, 80 वर्ष तक बढ़ा दिया। लेकिन क्या कारण है कि जहां कहीं भी सुरक्षित सीट से विधायक सांसद बनने की बारी और मौका आ रहा है, वह उस इलाके में जो एससी समुदाय में आने वाली बहुसंख्यक जातियां हैं, ऊपर से जो 2 या 3 बहुसंख्यक जातियां हैं, उन्हीं जातियों के लोग विधायक एमपी बन रहे हैं। कौन उन्हें रोक रहा है? अब तो संविधान से, आरक्षण से वो प्रावधान है। कौन रोक रहा है? उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? तो ये चुप हो जाएंगे। ये इतने बौद्धिक बेईमान लोग हैं। इसलिए यह सब बातें जो मैं बोल रहा हूं कि जैसे जो सन 1950 में नौकरी पा गए, उन्हीं के परिवारों में सारी नौकरियां आरक्षित वर्ग की खप रही है। एससी आरक्षण की बात कर रहा हूं, एसटी आरक्षण की बात कर रहा हूं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर हैं, इन दोनों को बराबर का आरक्षण है, कम अधिक नहीं है। लेकिन जो बात अभी मैं कहा हूं वह इनकी बौद्धिक बेईमानी दिखाने के लिए, न कि मुझे वह बात कहनी है, हमें वह बात नहीं कहनी है। क्यों नहीं कहनी है? क्योंकि हमने आजादी के पहले आजादी पाने का ठेका लिया। जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तो कोई अलग देश के लिए लड़ रहा था और कोई जो है अपना अलग सेटलमेंट के लिए लड़ रहा था। यही हो रहा था ना। हम आजादी के लिए लड़ रहे थे। आजादी के लिए क्यों लड़ रहे थे? चलिए शुरू करते हैं चर्चा। आजादी के लिए हम क्यों लड़ रहे थे दोस्तों? हम आजादी के लिए इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि हमने यह पाया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। भारत से धन का बहिर्गमन ब्रिटेन की तरफ हो रहा है। यहां से धन निचोड़ करके ब्रिटेन ले जाया जा रहा है और इसी कारण भारत दरिद्र मुल्क बन गया है। अगर आपको यकीन न हो कि शायद यह थियोरेटिकल बात हो, प्रैक्टिकल में न हो, तो आप में से बच्चा बच्चा मेरे इस दृष्टांत से समझ जाएगा। आइए चलिए हम दिखाते हैं। बच्चा बच्चा दृष्टांत से समझ जाएगा। वो कैसे? ऐसे कि रुकिए, नक्शा निकालते हैं। बच्चा बच्चा इस बात को समझ जाएगा, फौरन समझ जाएगा। तो 47 के समय का भारत है, इसको आप देख लीजिए और फिर अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था उसी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। जो धन का बहिर्गमन हो रहा था, हमारे राजा पहले जान गए थे, वे लड़े थे। आप देखिए जहां भी ऑरेंज कलर इसमें है वो वह इलाका है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में आ रहा था। ठीक है,
यह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन है और इसमें यह पूरा इलाका है, चूंकि बांग्लादेश में दिखा दिया गया है ग्रीन कलर में, अन्यथा यह भी ऑरेंज कलर में ही है। यह पूरा का पूरा इलाका देखिए, यह सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। और ये जो इलाका देख रहे हैं वो रियासतों का है, इसमें भी जहां जो ग्रीन देख रहे हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का है, जो आज के पाकिस्तान का इलाका है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो इलाका है पूरा बंगाल का और ये सारा इलाका, ये कब गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास? यहां से लगा ये पूरा इलाका, ये पूरा जितना भी इसमें भूभाग आ रहा है, ये 1857 की क्रांति से पहले, कितने पहले? 100 साल पहले, 100 साल पहले, 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 का युद्ध होते ही 64 वाला तो केवल मुहर भर लगी आखिरी। यह पूरा इलाका प्रत्यक्ष तौर से ब्रिटिश सत्ता के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया और यहां से यहां तक सत्ता जो गई, वैसे तो परोक्ष सत्ता जा चुकी थी, लेकिन यह पूरा इलाका 1857 की क्रांति में गया। तो आप देखते होंगे कि पूर्वी यूपी के तुलना में पश्चिमी यूपी संपन्न है। तो संपन्न क्यों है? क्योंकि जो पूर्वी यूपी का इलाका है, बिहार का इलाका है, बंगाल का इलाका है, असम का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, यह सन 1764 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। उन्होंने ज्यादा धन निचोड़ दिया वहां से, इसलिए वह इलाका ज्यादा गरीब हो गया। इसकी तुलना में इधर जितना पश्चिम बढ़ेंगे गरीबी आपको तुलनात्मक रूप से कम मिलेगी। और फिर ये जो गुजरात का इलाका है, ये जो पंजाब का इलाका है, यहां बहुत बाद में सत्ता पहुंचेगी। तो क्योंकि ये सत्ता 1857 के बाद पहुंचती है तो 100 वर्षों का यहां शासन चलेगा 190 वर्षों का और इधर चलेगा 90 वर्षों का। उस पहले के 100 वर्ष में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ वो बहुत तेज रफ्तार से हुआ। बाद में तो लोग जागरूक हो गए थे, लड़ने लगे थे, तो इधर जाते जाते थोड़ा स्लो हो गया था। इसी नाते पूर्वी भारत ज्यादा गरीब दिखता है। तो जब हम जान गए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, धन का बहिर्गमन हो रहा है, कब हम जान पाए? 1895 1905 में। जानने को तो हमारे राजा लोग पहले जाने होंगे, लेकिन तभी उन्होंने विद्रोह किया, उनका दमन कर दिया गया। तो जब हमारे महापुरुषों ने इसका अध्ययन किया, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों ने जब अध्ययन करके पता लगाया कि भाई आखिर ब्रिटिशर्स हमारे यहां हुकूमत में क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि यहां से धन निचोड़ कर ले जा रहे हैं ब्रिटेन। तब उन्होंने कहा कि इनको तो पहले भगाना होगा, यह तो पूरे देश को गरीब कर देंगे। और जैसे ही उनको लग गया कि भारत के लोग अब हमारे इस शोषण को जान गए हैं और जैसे ही भारत के लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया, होली जलाना शुरू किया, तब उन्होंने हमारे यहां पहले हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया, बंगाल का विभाजन 1905, फिर इसके बाद कम्युनल डिक्लेरेशन किया 1909 में मुसलमानों को अलग चुनाव लड़ने का, फिर इसके बाद उन्होंने दलित नेता का नेतृत्व पैदा किया कि वह लड़ रहे थे, प्राय 90 नहीं 99% सामान्य वर्ग के थे आज के, तो उनको वो अपने जात के आधार पर उन पर नकेल कसे, उन पर सवाल उठाएं। और फिर इसके बाद देश का विभाजन हुआ और बहुत सारी समस्याएं हुई। यही कारण है कि हम बहुत गरीब हुए। तो हमने आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी? हमने आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी कि जो धन यहां से वहां जा रहा है इसका बहिर्गमन रोका जाए। लड़ाई किसने लड़ी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश जब आजाद हुआ तब क्या हुआ? अगर हम प्रतिबंधित समाज के हैं और हम ठेला चलाते हैं, हम सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, हम कायस्थ हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, पठान हैं, जाट हैं, भूमिहार हैं, तो क्योंकि हम उस जाति में पैदा हो गए हैं इसलिए हमारे बच्चे के फार्म की फीस होगी 500 रुपए, और कोई अगर संरक्षित वर्ग का है तो भले उसकी 3 पीढ़ियां आईएएस हों, उसको फीस में छूट मिलेगी, आयु में छूट मिलेगी, फिजिक्स वाले की कोचिंग फ्री में मिलेगी। ये कौन सा न्याय है दोस्तों? तो हम कहां आजाद हुए? हम तो आज भी गुलाम हैं। धन का बहिर्गमन तब भी हो रहा था, हमारा धन आज भी निचोड़ा जा रहा है। संपन्न लोगों पर करारोपण अगर होता तो समझ में आ रहा है, लेकिन जात के आधार पर पूरे एक वर्ग के ऊपर करारोपण कर देना, अधिरोपण कर देना, यह गुलामी नहीं तो और क्या है? सोच कर देखिए, बताइए आप।
और वो अपने मुद्दे कहीं सोच न ले, इसके लिए दो कवायद की गई। जैसे ब्रिटिश हुकूमत ने हमको दो तरफ से बांधा था, एक मुसलमान से और फिर इसके बाद एक अछूत समाज का नेतृत्व पैदा करके उधर से। तो आज की सरकारों ने भी हमको दो तरफ से बांधा है। एक तो मुसलमानों से लड़ो, हिंदू राष्ट्र स्थापित करो, मंदिर बनाओ, हम उसमें उलझ गए। इधर से SC ST एक्ट बढ़ा दिया गया, UGC थोप दिया गया। कहां आजाद हैं हम? बताइए, आप आजाद हैं तो बताइए हमसे कैसे आजाद होते हैं? और अगर यह आजादी है तो फिर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तो मूर्ख थे, जो इससे अच्छी अवस्था में थे फिर भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बताइए कि क्या हम आजाद हैं? अगर हम आजाद हैं तो गुलामी किसको कहते हैं? खुद आप बताइए, सोचिए कि फिर गुलामी किसको कहते हैं? हमारे धन का बहिर्गमन होता जा रहा है, हम उस पर सवाल उठाने लायक नहीं हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। तो हमसे बड़ा नासमझ कौन है? संविधान निर्मात्री सभा में 299 लोग बैठे हैं। हमारी लोकप्रियता इतनी होती है, हमारे पर भरोसा इतना होता है कि बिना किसी आरक्षण के बावजूद भी हम प्रतिबंधित वर्ग के लोग, हमारे लिए आरक्षण नहीं था, फिर भी हम 70% की तादाद में वहां पहुंचते हैं। इस संविधान की ड्राफ्टिंग से लगाए प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति से तत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी की पूरी संविधान में हम तैयार करते हैं, स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं, अमल में लाते हैं, और फिर हमें तोहमतें मढ़ी जाती हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। आप भारत के किसी लाइब्रेरी में जाइए और संविधान पर लिखी 100 पुस्तकें निकालिए, अगर आपको उसमें 95% प्रतिबंधित समाज के लेखक न मिले तो बताइएगा। और फिर भी हम संविधान के विरोधी हैं, यह हमारे पर ठप्पा लग गया और हमने मान लिया। तो अगर यह आजादी है तो गुलामी किसे कहते हैं? और जब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जब कुछ भी ऐसा नहीं किया, तभी ये हमारे ही समाज से कुछ दफली गैंग वाले पैदा हो जाते हैं और ये चीख चीख कर नारे निकाल लगाते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी। अरे इस अदिति मिश्रा से कोई पूछे कि यह मिश्रा शब्द को लिख करके जला भी देगी, अपना नाम बदल देगी, सिर के बल खड़ी हो जाएगी, तब भी यह समाज इसको ब्राह्मण ही कहेगा, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था बाद में बनाई गई है। मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान में जातिगत आरक्षण की बात नहीं है, और जिस जातिगत आरक्षण की बात थी वो 10 वर्ष के लिए थी। शेष जातिगत आरक्षण की बात नहीं थी, शेष वर्गगत आरक्षण की बात थी। पिछड़ा वर्ग लिखा गया था। उन्हें हमारी चुप्पी को हमारी गुलामी में कब तब्दील कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और बड़ी शातिरता से हमें किसी ऐसे लक्ष्य में फंसा दिया जो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। तो आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, मनोवैज्ञानिक गुलामी। कम से कम अंग्रेज हमको मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम नहीं बनाए थे, नहीं बना पाए थे। तो फिर आज की हमारी सरकारों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को यहां स्थापित करने के लिए आपके वोट की जरूरत नहीं थी। उसके लिए आपके वोट की जरूरत नहीं थी, उसके लिए उनकी तोप की जरूरत थी। वो पहले धूर्तता किए, फिर अपनी तोप लाए और उससे अपने को स्थापित कर लिए। तो आप चिल्लाते रहिए, वो आपको मानसिक रूप से नहीं गुलाम बना रहे थे। लेकिन आज के नेता यह जानते हैं कि आपके वोट से ही वो सत्ता में आते हैं, अगर आप हट जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए वो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। और नहीं, अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम नहीं होते तो आपको बहुत पहले समझ में आ गया होता कि इस सरकार में आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी भारत की अधिसंख्य प्रतिबंधित आबादी के लोग और ओबीसी समाज के लोग भी यह नहीं जान रहे हैं कि 31 दिसंबर 2015 को ही SC ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ा दिया था इस सरकार ने। ऐसा नहीं है कि चुपके से कानून पारित हुआ होगा। कानून पारित करने की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से ही पारित हुआ होगा।
लेकिन आप इतने भुलावे में थे, इतने भरोसे में थे, इतने मुगालते में थे, इतने अति आत्मविश्वासी थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपने कहा अरे ये तो मोदी जी हैं, तो जो कुछ भी कर देंगे कोई बात नहीं। और फिर आप अगर कहीं जब वो 2.5 गुना बढ़ गया, आप पर झटका भी लगा, तो अब आप इसलिए नहीं बोले कि अरे आप तो उच्च समाज के हैं, इधर तो हैं प्रतिबंधित, मानसिक रूप से गुलाम, लेकिन अपने दिमाग में आप उच्च हैं। तो अगर किसी ने केस कर दिया तो घर में जाकर चुपके से माफी मांग लिए, खिसक लिए, लेकिन कहीं रोने भी नहीं आए कि अरे भैया ये मोदी जी बीच में तो 2.5 गुना बढ़ा दिए एक्ट को, नहीं बोलने आए। ओवर कॉन्फिडेंट। आपने कहीं सोचा कि जिस देश में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में कोई ट्वीट कर दे रहा है कहीं अनाप शनाप, उस पर एनएसए लग जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उसको जमानत नहीं मिल रही है, उसी समय उसी देश में मंच लगाकर सरेआम ब्राह्मणों बनियों भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार के नारे लग रहे हैं इस देश में। कौन लगवा रहा था ये नारे? क्यों लगने दिए जा रहे थे नारे? ये नारे लग रहे थे कि आप भयभीत रहिए, आप डरते रहिए, आप ये मानते रहिए कि अरे ये नहीं तो कौन, आपसे बड़ा गुलाम कौन है। अगर यह आजादी है तो अंग्रेजों के जमाने में क्या हम गुलाम थे? अगर यह आजादी है तो क्या वो आजादी नहीं थी? यहां से लंदन तक पढ़ने की छूट थी, अधिकार था, वजीफा मिलता था। आज आपके पुरखों ने जो विद्यालय कॉलेज बनाए हैं, उनमें आपके ऊपर पहरेदारी लगाई जा रही है कि कहीं आपने घूरा तो नहीं। और आपने घूरा कि नहीं घूरा ये आप नहीं तय करेंगे, ये शिकायतकर्ता तय कर देगा। अगर उसने शिकायत कर दी कि आपने घूरा है तो आपने घूरा है, यह माना जाएगा। फिर आप स्कूल कॉलेज से निकालकर घूरे में फेंके जाएंगे। क्या हम इतने गुलाम थे अंग्रेजों के जमाने में? सोचकर देखिए मेरे साथियों। क्यों? क्योंकि आपकी कोई आवाज नहीं। और जिस समाज की कोई आवाज नहीं होती है तो आवाज उठेगी नहीं, निकलेगी नहीं, तो सुनी क्यों जाएगी? हां, कम से कम एक काम होता है, एक काम होता है दोस्तों, कि कम से कम हम आवाज अगर निकाले होते तो सुनी तो गई होती, कि नहीं सुनी गई होती यह तो हम जान लिए होते। हमने तो आवाज ही नहीं लगाई। तो सावधानी क्या बरतनी है? जो लोग विगत 10-15 वर्षों से या उसके पहले से मलाई खा रहे हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, अगर वो आपका नेतृत्व करने आए तो आप कहिए कि नहीं, हमें आप पर संदेह है। आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज के दर्द को कभी नहीं ध्यान दिए, लेकिन समाज के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाकर के खड़े हो गए। चाहे आप सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे कलराज मिश्रा हो, आप जाकर जब वहां खड़े हुए तो तब क्या आपको दर्द नहीं दिखा समाज का? एक अदना सा शिक्षक पंकज त्रिपाठी 4 दिन में जान लिया कि समाज हमारा दुखी है, बिलबिला रहा है। एक अदना सा वकील अनिल मिश्रा जान लिया। एक गांव में बहराइच में बैठा सर्वेश मिश्रा जान लिया। एक एसडीएम की नौकरी पाते ही अलंकार अग्निहोत्री जान लिया। और ये इतने बड़े बड़े मठाधीश जान ही नहीं पाए कि समाज का दर्द क्या है। तो हमारे दर्द पर मरहम लगाने के लिए पेशकश नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास जो मरहम आ गया है उसको अपने हाथ में लेकर दूसरों को लेपकर अपने लिए फिर से ऊर्जा जुटाने का एक कुत्सित कोशिश करते दिखेंगे। तो यह सावधानी बरतनी है। नकली नायकों से असली लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, असली नायक ही असली लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए जरूरी है कि अब आपका नेता नायक वो बनेगा, वो आपकी आवाज उठाएगा जो आपके सभी दर्दों से वाकिफ हो, जो सभी दर्दों के निवारण के उपाय के लिए चिंतित हो, और जिसने साधना और तपस्या करके उसके लिए उपाय निकाले हों। आप बताइए दोस्तों, कलराज मिश्रा किस मुंह से यूजीसी का विरोध कर रहे हैं? मैं कलराज मिश्रा से पूछता हूं कि आप होंगे बहुत बड़े नेता, राजनाथ सिंह आप होंगे बहुत बड़े नेता, आप लोगों की सरकारों में ही ऐसे ऐसे एक्ट पास हुए हैं कि अगर हम कोई संगठन भी बनाना चाहें संविधान के अधीन तो अपनी पसंद के लोगों का संगठन भी नहीं बना सकते। उसमें फला वर्ग का एक होगा, ढमका वर्ग का एक होगा, ढमका वर्ग का एक होगा।
जबकि अगर वो बनाना चाहे संगठन तो हमें अपने पास रखे या न रखे, उसको आजादी है। इतना प्रतिबंधित कर दिया आपने हमको। था संविधान में ऐसा प्रतिबंध? आपके हाथ नहीं कांपे? हमारी लड़ाई किसी दूसरे वर्ग, किसी दूसरी जात, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई उन नेताओं से है जिन पर हम अपने समाज का होने का मानकर, देखकर उम्मीद किए बैठे थे। और हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु इस तरह के अदिति मिश्रा जैसे लोग हैं। हमारे शत्रु मनोज झा जैसे लोग हैं। हमारे शत्रु कौन है? हमारे समाज के आशुतोष कुमार जैसे लोग हैं, आशुतोष कुमार गुप्ता, जो हमारे समाज को कलंकित करने पर लगे हुए हैं। इस तरह के लोग हमारे समाज के शत्रु हैं, क्योंकि ये लोग हमारे समाज को कलंकित करने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमें यह सोचना होगा और इसलिए आवाज उठानी पड़ेगी कि आखिर ये कौन है जो हमारे समाज की मर्यादा को तार तार करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पुकार पहले करनी होगी सरकार से कि आशुतोष जैसे लोग, शीतल पी सिंह जैसे लोग, संजय सिंह जैसे लोग, मनोज झा जैसे लोग हमारे समाज के बारे में अनाप शनाप बकना बंद करें। आप देखिएगा कोई दूसरा आपके बारे में गलत नहीं बोलेगा। यह ट्रेंड इन्हीं लोगों ने चलाया है। अरे इनसे पूछिए कि ये कहते हैं ब्राह्मण का पैर क्यों छुआ गया। इनसे पूछिए अपने नेताओं का चरण चुंबन क्यों करते हैं। जिससे जहां से ऊर्जा जिसको मिल रही थी उसका पैर छू रहा था, वही तो तुम भी कर रहे हो। वहां आस्था और श्रद्धा थी, यहां स्वार्थ और लीचरपना है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और बड़ी दमदारी से आवाज उठानी पड़ेगी। मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूं कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये कांग्रेसियों, भाजपाइयों ने हमारा भरोसा तोड़ करके हमको प्रतिबंधित किया है और एक एक कदम पर प्रतिबंधित किया है, हर कदम पर प्रतिबंधित किया है। दोस्तों, भाई नरेंद्र सिंह जी, आपने हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल का सहयोग नहीं है, क्योंकि मैं समाज की लड़ाइयां लड़ रहा हूं, इसलिए समाज को सहयोग है। ठीक है दोस्तों? नहीं भाई, ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ कैसे, इतना श्रेष्ठ और इतना सक्षम होता तो 70 साल से उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होता और चुप रहता। वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर तो वे हैं जो 4 पीढ़ियों से आईएएस बनकर बैठे हैं और फिर भी उन्हीं के पक्ष में सारे विधान भी बन रहे हैं। ताकतवर तो वे हैं हुजूर, हम कहां ताकतवर हैं। हम तो आपकी चालाकी को, आपके इस कुशाग्रता को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बार आपसे आपके जमीर के लिए सवाल करते हैं कि आप हक किसका खा रहे हैं? किसका हक खा रहे हैं? जिस अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है, पता लगा लीजिए। किशोरावस्था में उनके पिता का साया उठ जाता है, इसके बाद भी बिना किसी समर्थन के, सहयोग के, क्योंकि सरकार, प्रतिबंधित समाज का कोई बच्चा अनाथ भी हो जाता है तब भी सरकार कोई सहायता उसको नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पुरखों ने खाया था। एक दिन इस तरह की सोच वाले नेताओं को 2 महीने कमरे में भूखा बंद करो और उसके बाद उनको 6 महीने का खाना एक दिन खिलाओ, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि वो न्याय शास्त्र का कौन सा तर्क गढ़ करके समाज में पेश कर रहे हैं। खूब समझ में इनको आ जाएगा। इनको 5 दिन पानी न पिलाओ और अगले दिन 3 मटका पानी पिलाओ, कहो पियो, बदला लेना है ना। वाह रे कानून, सिविल लॉ बनते बनते, आरक्षण का लॉ बनते बनते, प्रतिबंध का लॉ बनते बनते क्रिमिनल लॉ भी बनने लगा। इसलिए तुमको सजा दी जाएगी क्योंकि इतिहास में तुम्हारे पुरखों ने अपराध किया था। वाह, है पूरी देश के, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कानून कि किसी का बाप मर्डर कर दे तो बाप बेटा को फांसी हो? लेकिन हमारे देश में सब हो रहा है और यह संविधान और समानता न्याय के नाम पर हो रहा है और इतनी निर्लज्जता से हो रहा है
कि खुलेआम मंचों से कह कर हो रहा है। और जो सरकारें ऐसा कर रही हैं, कह रही हैं, उन सरकारों के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति होते हुए सरकारों का लिखित भाषण पढ़ते हुए क्या पढ़ रही हैं? हमारी सरकार फला फला वर्गों के लिए अतिरिक्त संवेदनशील है। तो जिसके लिए नहीं है वो कौन है? वही गुलाम वर्ग है, वही प्रतिबंधित वर्ग है, और वही हम और आप हैं। आप मुसलमानों पर हमला कर रहे थे ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उसमें जो पठान, शेख, सैयद हैं वो भी समान हैं, लेकिन तब भी कम से कम वो मुसलमान हैं, इसलिए सभी पार्टियों के, दूसरे पार्टियों के प्यारे हैं। उनका अपना नीचे का समाज जो ओबीसी तबके में आता है वो भी उनके साथ है। आपके साथ कौन है हुजूर? और ये सबको अलग थलग आपको किसने किया? इन्हीं धूर्त नेताओं ने किया, जिनको आपने 1950 से लगाए आज तक पूर्ण बहुमत में बैठाया। आप सब मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप मेरे साथ नहीं हैं, बल्कि हम सबके इस कॉमन मुद्दे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका यह सहयोग एक दिन प्रतिबंधित समाज को प्रतिबंधों से मुक्त करने में बहुत बड़ा काम आएगा। धन्यवाद। जय संविधान।